हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप। कल हमने पढ़ा था जो इंटीरियर अर्थ है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा अर्थक्वेक भी आया था, जो एक पार्ट था जिसकी वजह से हमारे इंटीरियर जो अर्थ का इंटीरियर है उसके फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं ये एक भागीदारी निभाता है। तो आज हम अर्थक्वेक को अच्छे से पढ़ेंगे अपने, और यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की बात करें, अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थक्वेक का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का कंपन, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ अर्थ मतलब अब जब अर्थ वाइब्रेट करती है तो यहाँ पे क्या होता है, उसी को यहाँ पे हम अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक घटना है। कैसी है? एक प्राकृतिक घटना है। ये एक प्राकृतिक घटना है, किसी ह्यूमन द्वारा अर्थ नहीं हिलाई जाती, ये नेचुरली होता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है, ये सब अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो एनर्जी रिलीज होती है, इसके बाद अर्थ शेकिंग करती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भूकंप होता क्या है। तो भूकंप की बात करें, जब कोई नोन या अननोन, जब कोई ज्ञात कह सकते हो या अज्ञात, या कोई एक्सटर्नल या इंटरनल मतलब या बाह्य या आंतरिक, इन सब की वजह से क्या होता है, इन सब कारणों की वजह से, मतलब कोई ज्ञात, अज्ञात, या कोई एक्सटर्नल, जिसे कह सकते हैं बाह्य, या इंटरनल, जिसे कह सकते हो आंतरिक। इन कारणों की वजह से, ये जब कोई कारण होते, इन कारणों की वजह से क्या है, पृथ्वी के भूपटल में तीव्र क्या कंपन पैदा हो जाए। पृथ्वी का जो भूपटल है, ये जो भूपटल है, इसमें एक कंपन पैदा हो जाए तो क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को भूकंप कहते हैं। तो ये तो था भूकंप। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति के, कि भूकंप हमारा आता कैसे, जनरेट कैसे होता है। तो इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें कि ये जनरेट कैसे होता है, इसके जनरेट होने की बात करें कि जनरेट कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने कल भी बताया था एक लेक्चर में, आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया था। कई कारण हैं जिसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे ये हैं हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स। अब 3 टाइप की बताई थी। एक तो कन्वर्जन वाली थी, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं आपस में, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, माउंटेन फॉर्मेशन, माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन, जैसे हिमालयन रेंज फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, वो देखने को मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको अर्थक्वेक कुछ देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब आप डाइवर्जेंट प्लेट की बात की थी, डाइवर्जेंट प्लेट में क्या थी कि हमारी प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वहाँ पे आपको वोल्केनिक या रिज जैसी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, रिज का फॉर्मेशन होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है वहाँ पे। और तीसरा था ट्रांसफॉर्म। कौन सा था? ट्रांसफॉर्म जोन, जिसे कहते हैं रूपांतरित क्षेत्र। रूपांतरित क्षेत्र। अब इस रूपांतरित क्षेत्र में क्या होती है, प्लेटें एक दूसरे के ऊपर होती हैं, फ्रिक्शन जनरेट होता है, एक प्लेट का मोशन इधर हो रहा होता है, एक प्लेट का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है, और इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरे से ये रगड़ती हैं। जब रगड़ती हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट, घर्षण पैदा होता है, घर्षण, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और जब ये फ्रिक्शन पैदा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और जहाँ पे अर्थक्वेक हमारा जनरेट होता है, जहाँ पे हमारा भूकंप है
वो जनरेट होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको भूकंप देखा जाएगा तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको ट्रांसफॉर्म जोन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट पे क्या करती है, इस टाइप की एक टेक्टोनिक प्लेट ऊपर है एक नीचे है, जब ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो इनके बीच में जहाँ पे ये कांटेक्ट कर रही है वहाँ पे फ्रैक्शन जनरेट होता है, घर्षण होता है, और इस घर्षण के कारण ही यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगी एक्टिविटी, वो आपको ट्रांसफॉर्म जोन रूपांतरित क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करें कि जैसे ये हमारा सरफेस, जिसे कह सकते हैं धरातल। अब धरातल के नीचे अगर हम इंटीरियर साइड में जाएं तो ये एक सेंटर है कोई सा, और ये पूरा हमारा अगर हम कहें तो ये अंदर का, पृथ्वी के अंदर की है। अब ये सेंटर जो है इसको कहते हैं हम फोकस, जिसे कहते हैं उद्गम क्षेत्र, उद्गम केंद्र। इसका दूसरा नाम और भी है, दूसरा नाम है इसका हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर अवकेंद्र, दो नाम है। ये वो केंद्र है जहां पर जब भूकंप आता है तो क्या होता है, जहां पे भूकंप आता है, सिचुएशन बनती है, वहाँ पर ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है, और रिलीज़ होने के बाद वो एनर्जी क्या करती है, वो एनर्जी जो वेव होती है, ऊर्जा तरंगें होती हैं, जो एनर्जी वेव होती हैं, वो क्या करती हैं, चारों डायरेक्शन में ऐसे जाती हैं, मतलब पूरी सारी डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल करती हैं, सभी दिशाओं में ट्रैवल करती हैं। और ये धरातल पर ट्रैवल करती हैं तो ये सबसे नज़दीकी पॉइंट होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री पे पॉइंट होता है। तो यहाँ पे फोकस या हाइपोसेंटर पे क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, और जब ये ऊर्जा मुक्त होती है तो इसके साथ साथ में क्या होता है, कुछ तरंगें भी मुक्त होती हैं, ऊर्जा तरंगों के साथ कुछ कुछ तरंगें भी मुक्त होती हैं, जैसे आपकी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स जो सरफेस पे जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव बॉडी वेव्स होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो मुक्त होती हैं इनके साथ। उन्हीं से हम इंटीरियर, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें वहीं से जानकारी मिलती है। तो जो ऊर्जा मुक्त होती है तो इनके साथ साथ में कुछ तरंगें भी मुक्त होती हैं, जैसे आपकी पी वेव्स और एस वेव। प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब प्राथमिक और द्वितीयक जो तरंगें हैं वो आपकी इन्हीं ऊर्जा, जब ये इस केंद्र से ऊर्जा मुक्त होती है, इसी के साथ ये तरंगें भी आपकी यहाँ पे जनरेट होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जब ये सभी डायरेक्शन में जाती हैं, तो जब ये सरफेस पे जाती हैं तो सबसे निकटतम पॉइंट होता है सरफेस पे 90 डिग्री पर, ये पॉइंट जहाँ पे ये सरफेस पे सबसे पहले आती हैं, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर, जिसे कहते हैं अभिकेंद्र। अभिकेंद्र, तो अभिकेंद्र पे सबसे पहले ये क्या होती है, तरंगे अभिकेंद्र पे आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जो अर्थक्वेक है वो सबसे पहले जनरेट कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए फोकस पे जनरेट। और फोकस कहाँ पे होता है, फोकस अर्थ के नीचे होता है, अंदर होता है। ठीक है, इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं, उद्गम केंद्र, अवकेंद्र कहते हैं। और यहाँ पे ऊर्जा जो मुक्त होती है वो सभी दिशाओं में होती है, और यहाँ इसी के साथ साथ जब ऊर्जा मुक्त होती है तो इसी के साथ साथ क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं वो भी यहाँ पे जनरेट होती हैं, जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा पाते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, जो ठीक है, अब जब ये तरंगे क्या होती हैं, जब ये ऊर्जा मुक्त, जब ये एनर्जी है सबसे पहले जब अर्थ सरफेस पे आती है तो उसको कहते हैं, जिस सेंटर पे सबसे पहले आती है 90 डिग्री पे होता है, वो सबसे निकटतम बिंदु होता है, फोकस से सबसे निकटतम बिंदु पाया जाता है एपी सेंटर, जिसे अभिकेंद्र बोलते हैं, जो सरफेस पे पाया जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एपी सेंटर, इसको बोलते हैं एपी सेंटर। और यहाँ पे ऊर्जा सबसे पहले कहाँ पे आती है, धरातल पर, मतलब सरफेस पे आती है जो। और यहाँ पे आपको क्या, बहुत ही ज़्यादा आपको विनाशकारी स्थिति देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं कारण की, कि इसके रीज़न क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से भूकंप आपके उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने उत्पत्ति देख ली, कैसे उत्पत्ति होती है। अब हम रीज़न देख लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है आपका टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट्स जो मोशन करती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स को भी टेक्टोनिक प्लेट ही बोल दो हिंदी में भी। तो टेक्टोनिक प्लेट जो अब इधर उधर फ्लोट कर रही हैं, कल हमने बताया था लिथोस्फीयर पे आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, तो जब वो फ्लोट करती हैं, आपस में टकराती हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करती है, तो इसकी वजह से भी आपका क्या अर्थक्वेक जनरेट होता है। और हमने बात की थी, जैसे एक टेक्टोनिक प्लेट ये है और एक टेक्टोनिक प्लेट ये है। जब हल्की वाली टेक्टोनिक प्लेट भारी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर आ जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएट होता है, अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बन जाती है। जैसे ये मान लो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है, ये आपकी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हो गई। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, यहीं पे आपकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है किसकी, माउंटेन रेंजेस की। जैसे आपका हिमालयन माउंटेन रेंज, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की वजह से क्या है, फॉर्मेशन हुआ है उसका। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट एक तो रीज़न इसका हो गया, टेक्टोनिक प्लेट, जिसके कारण आपको अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब हम दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा यहाँ पे ज्वालामुखीय क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिक जो आपका इरप्शन है। अब वोल्केनो जहाँ पे आपकी ब्लास्ट करेगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अंदर से लावा मैग्मा आती है और एकदम चट्टानों को क्या करती है, ब्लास्ट करती है। कई सारे फोर्स लगते हैं उस पर, कन्वेक्शनल फोर्स, संवहन बल, बहुत सारे बल लगते हैं। जब हम वोल्केनो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें अच्छे से। फ़िलहाल आप इतना जान लो कि जब वोल्केनो आती है तो ब्लास्ट होता है, तो टेक्टोनिक प्लेट में भी क्या हलचल सी होगी, तो जिससे आपकी अर्थक्वेक की जैसी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अब तीसरा कारण हम देखो ह्यूमन मेड भी देख लेते हैं, न्यूक्लियर वाला। न्यूक्लियर विस्फोट करते हो आप, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोर करते हो आप। ठीक है, तो जो परमाणु बम जो फोड़ते हो आप, तो उससे भी हमें क्या है, उससे भी हमें अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसे भारत का जब परमाणु बम परीक्षण किया गया था राजस्थान में, पोखरण में, तो वहाँ पे बता रहे जब परमाणु बम परीक्षण किया गया था तो कुछ देर के लिए जो वहाँ की ज़मीन थी वो वेव फॉर्म में हल्की सी वहाँ पे झटके महसूस हुए। ठीक है, तो ये भी एक कारण है आपका। और तीसरा कारण है आपका यहाँ पे, चौथा कारण है आपका यहाँ पे जलीय भार। अब जलीय भार, वाटर वेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा जैसे समुद्र में आपके प्लेटें हैं, पानी है, बहुत ज़्यादा वेट है, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पे हलचल देखने को मिलती है, जिससे अर्थक्वेक जैसी हलचल होती है। फिर यहाँ पे सुनामी जैसी समस्या देखने को मिलती है वाटर में अगर अर्थक्वेक आता है। ठीक है, और ह्यूमन मेड आपका अगर और देख लें तो बहुत ही ज़्यादा आप माइनिंग करते हो। माइनिंग मतलब आप खनन कर रहे हो। जब आप बहुत ज़्यादा कोयले की खनन, किसी भी खदानों में आप बहुत ज़्यादा खनन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि भूमिगत जो छत होती है वो गिर जाती है, जिससे हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो और भी कारण हैं, ये इंपॉर्टेंट मेन कारण है टेक्टोनिक प्लेट मोशन, ज्वालामुखी क्रिया हो गई, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब परमाणु बम द्वारा, जलीय भार हो गया जैसे समुद्र में है, सुनामी जैसी घटनाएं भी देखने मिलती हैं, और माइनिंग हो गया, खनन हो गया। तो इसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको अर्थक्वेक जैसी सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तरंगों की। तो हमने कारण भी देख लिए यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ तरंगे आती हैं। अभी हमने बात की थी भूकंपीय तरंगे।
भूकंपीय तरंगें थी। अब वो कौन कौन सी तरंगें जनरेट होती हैं आपकी? भूकंपीय तरंगें की बात करें, अर्थक्वेक वेव्स। क्या है? अर्थक्वेक वेव्स। तो देखो यहां पे भूकंपीय तरंगों की बात करें तो दो टाइप की भूकंपीय तरंगें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको देखने को मिलेंगी बॉडी वेव्स, जिन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। दूसरी है आपकी सरफेस वेव, जिन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। अब ये आपकी दो टाइप की तरंगे देखने को मिलेंगी। जब आपका अर्थक्वेक, हमने क्या क्या फोकस होता है, और जो आपका फोकस है उद्गम केंद्र होता है, उद्गम केंद्र पे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, उसके साथ कुछ कुछ तरंगे भी मुक्त होती हैं, तरंगे भी जनरेट होती हैं। और वो तरंगे कौन सी होती हैं? बॉडी वेव। जो अंदर पृथ्वी के भूगर्भिक क्षेत्र में अंदर होती हैं तरंगे जनरेट, उन्हें बॉडी वेव्स कहते हैं। और ये दो टाइप की होती हैं, एक तो पी वेव, एस वेव। और जो सरफेस पर जब वो वेव्स आती हैं, जैसे एल वेव कहते हैं, तो वो क्या होती हैं? वो आपकी सरफे वेव कहलाती है, धरातलीय। वो बॉडी वेव नहीं कहलाती हैं। तो ऊर्जा मुक्त होती है उस टाइम, जो तरंगे जनरेट होती हैं वो कौन सी होती हैं? फोकस पे पी और एस वेव आपकी जनरेट होती है। तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। अब यहाँ पे बात करी जाए तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी? फोकस पे, फोकस से उत्पन्न होती हैं। और जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है फोकस पे, अभी हमने बात किया था। इसके बाद हम बात करें इनके, तो ये पृथ्वी के अंदरूनी भाग में ही पाई जाएंगी, अंदरूनी भाग में पाई जाती हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर ही पाई जाती हैं फोकस से, और सभी दिशाओं में जाती हैं। इसके बाद ये जब सरफेस पे आती है तो सबसे निकटतम बिंदु होता है एपिसेंटर, सरफेस पे 90 डिग्री पे होता है फोकस से, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये कौन कौन सी होती हैं आपकी बॉडी वेव? अब बॉडी वेव की बात करें तो एक तो होती हैं आपकी पी वेव, एक होती हैं आपकी एस वेव। पी वेव को हम प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। क्यों? और इनको हम द्वितीयक तरंगे कहते हैं, द्वितीयक तरंगे। अब इनको प्राइमरी वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती हैं, बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं, सबसे तेज चलती हैं, और सबसे तेज चलती हैं तो ये सरफेस पे सबसे पहले पहुंच जाती हैं, इसीलिए हम इनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, प्राथमिक तरंगे कहते हैं। एस वेव की बात करें तो ये क्या है? धरातल पे बहुत ही स्लो चलती हैं, और मतलब पी वेव की अपेक्षा इनकी गति बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अब स्लो होने के कारण ये क्या है? स्लो होने के कारण ये लेट से पहुँच पाती हैं, जिससे इन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं, एस वेव कहते हैं। पी वेव की बात की जाए तो ये वेव क्या है? आपकी ठोस, द्रव और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों ही अवस्थाओं में आपको देखने को मिलेगा, तीनों ही सिचुएशंस में ये ट्रेवल करती हैं, इसीलिए हम इन्हें साउंड वेव भी कहते हैं, साउंड वेव। तो क्वेश्चन आ जाए इनमें से किन कौन सी तरंगों को, वेव्स को साउंड वेव कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पी वेव्स को, प्राइमरी वेव्स को है उनको क्या कहते हैं? साउंड वेव्स कहते हैं, क्योंकि ये ठोस, लिक्विड, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ट्रेवल करती हैं आपकी प्राइमरी वेव्स। ठीक है भाई। हम अब बात करें सेकेंडरी वेव्स की, तो इनको ट्रांसवर्स वेव की भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, और ये आपकी केवल सॉलिड में, सॉलिड मतलब केवल ठोस में ही ट्रैवल करती हैं, ठोस में ही संचरण करती हैं, चलती हैं, गति करती हैं, क्योंकि ये बाकी द्रव लिक्विड में नहीं जाती हैं। ठीक है, तो इनको द्वितीयक तरंगे कहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ अब हम तरंगों के संचरण की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए। अच्छा, हम सरफेस वेव की बात और कर लें तो सिस्मोग्राफ पर ये क्या है? सबसे लास्ट में जब सिस्मोग्राफ पे देखी जाती है, जो भूकंप लेखी होता है जिसमें हम देखते हैं तरंगों को, कौन सी तरंगे, तो सबसे लास्ट में जो तरंगे देखी जाती हैं वो आपकी किस पे? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जिसे कहते हैं भूकंप लेखी, जिससे हम पता लगाते हैं, मापन करते हैं यहाँ से भूकंप का, कितने रेक्टर स्केल का, ये सारी चीज़ें।
तो ये सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलती हैं और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। विनाशकारी सबसे ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये इमारतें गिरा देती हैं बहुत ज़्यादा, और ये रॉक्स विस्थापित कर देती हैं, आपकी जो सेल हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनको डिस्प्लेस कर देती हैं उधर उधर। और आपके माउंटेन एरिया में देखो, आपको जहाँ भूकंप क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलेंगी, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सी तरंगे हैं या वेव्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं, तो वो आपकी सरफेस वेव हैं, जिन्हें हम सरफेस वेव धरातलीय तरंगे, जिन्हें हम एल वेव के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम है एल वेव, इस नाम से भी जानते हैं। और एल वेव है सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, सरफेस पे आके ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं। तो यहाँ पे ये जो की पॉइंट बता रहा हूँ आप पे, यहाँ पे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बन सकते हैं और बनते भी हैं आपके एग्जाम में। वन लाइनर या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं भूकंपीय तरंगें जो मोशन कर रही होती हैं, संचरण कर रही होती हैं, उसके बारे में देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे भूकंपीय तरंगों के संचरण के बारे में। जो भूकंपीय तरंगे हैं का संचरण देखेंगे कि वो मोशन कैसे करती हैं। संचरण मतलब मोशन कैसे ट्रैवल करती हैं, मोशन या ट्रैवल जो भी आप समझ सको वो कैसे करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम पी वेव की बात करें, किसकी बात करें, पी वेव, प्राइमरी वेव्स, जो हमारी प्राथमिक तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे हैं उनकी बात करें, जिन्हें हम साउंड वेव भी कहते हैं, ठीक है, ध्वनि तरंगे भी कहते हैं पी वेव को। तो पी वेव की बात की जाए तो पी वेव क्या करती हैं, जो संचरण कंपन की दिशा है, जैसे ऊर्जा मुक्त हुई, अब ऊर्जा रिलीज हुई, जो ऊर्जा फोकस, ये क्या था हमारा, ये फोकस था, उद्गम केंद्र था या हाइपोसेंटर अवकेंद्र था, यहां से कुछ ऊर्जा रिलीज हुई। अब इस ऊर्जा के क्या करती हैं, ये ऊर्जा रिलीज, ऊर्जा तरंगे थी, कुछ एनर्जी वेव्स थी, ये कैसी हैं, ये एनर्जी वेव हैं, एनर्जी रिलीज हुई तो ये एनर्जी वेव है, ऊर्जा तरंगे हैं। अब इन ऊर्जा तरंगों के पैरेलल ही क्या होता है, ये इसके पैरेलल ही, समांतर ही, ऐसे करके समांतर ही आपकी जो वेव्स रिलीज होती हैं उन्हें पी वेव कहते हैं। पी वेव्स, प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे कहते हैं। तो ये तरंगे क्या होती हैं, तो ये तरंगे क्या होती हैं, ऊर्जा तरंगों के समांतर, ऊर्जा तरंगों के समांतर ट्रैवल करती हैं, संचरण करती हैं, गति करती हैं, कौन सी, पी वेव। तो ऊर्जा तरंगों के समांतर गति करती हैं, तो जिससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप पदार्थ के क्या करेंगी कि घनत्व में भिन्नता आएगी। तो जो पदार्थ होगा उसके घनत्व में क्या आती है, भिन्नता देखने को मिलेगी, डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा, अलग अलग। तो जिससे हम पता भी लगा लेते हैं अर्थ के इंटीरियर भाग में क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है, तो पी वेव से पता लगा लेते हैं। तो ये सब देखने को मिलता है, जिससे आपकी जो रॉक हैं, जो चट्टानें हैं, आपकी जो सैलें हैं, सैल हैं मतलब जो रॉक्स हैं, उन रॉक्स में क्या है, आपको श्रिंक देखने को मिलेगा, संकुचन देखने को मिलेगा, श्रिंक देखने को मिलेगा, और कुछ जगह आपको फैलाव देखने को मिलेगा, फैलाव, कहीं पे रॉक श्रिंक हो जाएंगी, कहीं पे फैल जाएंगी। तो ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, पी वेव्स की वजह से देखने को मिलता है। अब हम एस वेव की बात कर लें, द्वितीयक तरंगों की बात करें, जिन्हें हम ट्रांसवर्स वेव या अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, जब फोकस से, जब ये आपका फोकस है और इस फोकस मतलब अभिकेंद्र है, ये आपका फोकस है, और फोकस से जो ऊर्जा रिलीज हुई, ये क्या है, वेव तरंगे हैं, वेव जो एनर्जी वेव है, ऊर्जा तरंगे हैं। अब इन ऊर्जा तरंगों के क्या करती हैं, ये यहाँ रिलीज तो होती हैं, लेकिन ये ऊर्जा तरंगों के समकोण पर रिलीज होती हैं, एस वेव कहते हैं, इन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये ऊर्जा तरंगों को समकोण पर, जैसे अब ये समझ लो, ये ऊर्जा तरंगे जा रही हैं, ये क्या है, ये एनर्जी वेव है, आपकी एनर्जी वेव्स हैं, ऊर्जा तरंगे हैं। अब ऊर्जा तरंगों के समकोण पे ऐसे 90 डिग्री पर ये क्या करती हैं, ये आपकी एस वेव जाती हैं, एस वेव। अब ये एस वेव जाती हैं, जिसके कारण क्या है,
सरफेस पर जब ये आती हैं तो जिसके कारण आपको धरातल पर उभार देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको गर्त देखने को, फॉल्ट देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको माउंटेन जैसे उभार छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। तो ये किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? ये एस वेव की देखने को मिले, क्योंकि ये परपेंडिकुलर चलती है 90 डिग्री पे, समकोण पर चलती हैं, राइट एंगल पे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कौन सी वेव्स हैं जिसकी वजह से धरातल पर उभार या गर्त देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए एस वेव है, क्योंकि ये क्या करती है? एनर्जी वेव्स के परपेंडिकुलर चलती हैं। परपेंडिकुलर मतलब समकोण पर चलती हैं, 90 डिग्री पर चलती है, जिससे क्या होता है? धरातल पर उभार देखने को मिलता है या गर्त देखने को कहीं कहीं पे मिलती है। और भाई इनकी बात करें जाए कि सैलो में संकुचन या फैलाव देखने को मिलता है, वो आपको पी वेव्स की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये एनर्जी तरंगों के क्या करती हैं? पैरेलल चलती हैं, समांतर चलती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं शैडो जोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए शैडो जोन, जो छाया क्षेत्र है। वहां से भी हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि छाया क्षेत्र क्या होता है। अब हम बात करेंगे शैडो जोन की। जिसे हम बोलते हैं छाया क्षेत्र। अब देखो दोनों यहां पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छाया क्षेत्र होता क्या है। सबसे पहले तो हम छाया क्षेत्र की बात करें तो जो सिस्मोग्राफ होता है, जो आपका सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ जिसे हम भूकंप लेखी बोलते हैं, भूकंप लेखी, जिसमें हम भूकंप को देखते हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ पर क्या होता है? सिस्मोग्राफ पर आपको कुछ स्थानों पर आपको सिस्मोग्राफ है, वहाँ पे कुछ स्थानों पर आपको क्या मिलेगा? आपको भूकंपीय तरंगों देखने को मिलेंगी। कुछ स्थानों पर आपको भूकंपीय तरंगें देखने को नहीं मिलती हैं, और जहाँ पे भूकंपीय तरंगें देखने को नहीं मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? शैडो जोन कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। अब हम दो शैडो जोन बना रहे हैं यहाँ पे, एक ये है, एक ये है। अब हम यहां पे शैडो जोन की बात करें तो हमने कुछ, ये हमारा क्या है? ये हमारा इपी सेंटर है, जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्र। और अभिकेंद्र से कुछ तरंगें ऐसे निकलती हैं, और ये हमारा क्रोड है। ठीक है, और कोर, कुछ तरंगें कोर से ऐसे करके आके ऐसे आती हैं, यूं, ये आपकी कोर से आ गई। तो ये वाला जो जोन बचा हुआ है, ये जो जोन है, ये रेड वाला, ये आपका शैडो जोन। यहाँ पे कोई वेव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, नो वेव्स, यहाँ पे कोई वेव देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये क्या है? ये आपका पी वेव्स का शैडो जोन है। तो ये तो आपको 103 डिग्री पे, 103 डिग्री पे देखने को मिलेगा। फिर ये 142 डिग्री, 142 डिग्री, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो क्षेत्र बना है, इसको क्या कहते हैं? पी वेव का, जो प्राइमरी वेव्स हैं, पी वेव्स का शैडो जोन कहते हैं। पी वेव्स मतलब प्राइमरी, जो प्राथमिक वेव्स हैं, तरंगे हैं, उनका शैडो जोन है, पी वेव्स का शैडो जोन देखने को मिलेगा, ये वाला। अब पी वेव्स के, अब जो यहां पे आपने अभी हमने बात की थी, पी वेव्स किस में चलती हैं? आपकी ठोस, द्रव और लिक्विड, मतलब गैस, तीनों में चलती हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में। और एस वेव आपकी केवल सॉलिड में चलती हैं। तो जब ये आपकी, तो यहां पे आपको क्या मिलेंगे? ये आपको एस और पी वेव दोनों यहां पे देखने को मिलेंगे, पी और एस दोनों वेव्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको केवल पी वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वाला जोन में। अब ये दूसरा अगर हम ग्राफ पे आ जाए तो ये आपका क्या है? इपी सेंटर।
जिसे हमने अभी देखा था अभिकेंद्र। और यहां पे क्या होता है, ये एस वेव का है, ये सॉलिड में आपकी एस वेव चली, पी वेव भी है यहां पे। और बाकी आपका, क्योंकि कोर क्या है, हमने कल पढ़ा था कोर आपकी लिक्विड फॉर्म में है। कोर कैसी है, कोर आपकी लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में आपकी एस वेव ट्रेवल नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे देखो पी वेव ट्रेवल की हैं। ये कौन सी वेव है, ये आपकी पी वेव है, कोर से जा रही है, क्योंकि कोर क्या लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। और एस वेव सॉलिड में चलती है, केवल लिक्विड में नहीं जाती, इसलिए वो डाइवर्ट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कोर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो एस वेव तो जाएंगे नहीं, तो ये पूरा जो क्षेत्र बनेगा रेड वाला, जो बचा हुआ जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कैसा है, ये पूरा जोन आपका कैसा है, शैडो जोन है। और किसका शैडो जोन है, ये एस वेव का शैडो जोन है, छाया क्षेत्र है किसका, एस वेव का छाया क्षेत्र देखने को मिलेगा आपको। कौन सा, ये तो ये आपका 103 डिग्री पे है, ये 103 डिग्री पे है। तो यहां पे सवाल बनता है किसका छाया क्षेत्र बड़ा होता है। तो देखो पी वेव का छाया, वो एस वेव का जो शैडो जोन है, जो मतलब द्वितीयक तरंगों का जो शैडो जोन है, छाया क्षेत्र है, शैडो जोन जो छाया क्षेत्र है वो बड़ा होता है पी वेव के शैडो जोन से, छाया क्षेत्र से। तो एस वेव यहाँ पे स्टेटमेंट बन जाता। अब तुमसे बोल देगा कि पी वेव्स का जो शैडो जोन है वो एस वेव के शैडो जोन से बड़ा होता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि एस वेव का शैडो जोन है वो पी वेव के शैडो जोन से क्या होता है, वो बड़ा होता है हमेशा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होगे आप। और जो 103 डिग्री, जैसे इस वाले फिगर में आओ, 103 डिग्री के बाद आपको जो पी वेव में 42 डिग्री तक आपको जो फैलाव मिलेगा, वो केवल 42 डिग्री तक, 142 डिग्री तक कौन सा मिलेगा, वो आपको केवल पी वेव का मिलेगा, एस वेव का देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप समझ गए होंगे शैडो जोन के बारे में। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, ठीक है। तो चलिए अब हम मेजरमेंट की बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होगे आप, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसके मेज़रमेंट या मापन की बात कर लेते हैं। इसके हम मेज़रमेंट की बात कर लेते हैं, मापन। इसके मेज़रमेंट की बात करें तो देखो दो तरीके से इसको, सबसे पहले हम मापन की बात करें तो यहाँ पर आप माप करेंगे, तो यहाँ पर आप एक तो रेक्टर स्केल पे नापेंगे। अब रेक्टर स्केल पे जो मापते हैं वो क्या होता है, वो हम मैग्नीट्यूड को मापते हैं, मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं परिमाण, परिमाण इसको नापते हैं। और ये रेक्टर स्केल क्या होता है, ये 0 से 10 दर्शाता है। अगर आपका बोला जाता है 9 रेक्टर स्केल पर अगर कोई भूकंप आता है तो बहुत ही ज़्यादा तबाही होगी, जो आपकी अर्थ सरफेस है वो एक वेव फॉर्म में ऐसे करके हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैक्सिमम आपको 7 रेक्टर स्केल 8 तक देखने को मिलता है भूकंप, ठीक है। तो ये कब होता है, रेक्टर स्केल किस बेस पे होता है, अगर इसके हम बेस की बात करें तो किस आधार पर इसको हम क्या करते हैं, रेक्टर स्केल पे मापते हैं। तो भूकंप के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है फोकस से, भूकंप के दौरान जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के दौरान जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, जब रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो वहाँ पर ये रिएक्टर स्केल के बेस पर हम मैग्नीट्यूड नापते हैं, उसका मेजर करते हैं। फिर एक होता है आपका मर्केली स्केल। क्या होता है आपका मर्केली स्केल। अच्छा, मर्केली स्केल पे हम क्या मेजरमेंट करते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कि कितना तीव्र था, कितना तेज था भूकंप, इस चीज को मेजर करते हैं। और ये किस पे बेस्ड होता है, इसकी
ये डिसाइड करता है, इसकी स्केल 0 से 12 होती है, और ये डिसाइड करता है कि डायरेक्ट कितनी हानि हुई है, कितना लॉस हुआ है। डायरेक्ट लॉस की बात करता है ये, प्रत्यक्ष रूप से कितनी हानि हुई है, कितना लॉस हुआ है, तो मर्केली स्केल पे देखते हैं। तो ये मेजरमेंट की बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट हो गया, तो अब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे जोन हैं उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से जोन हैं हमारे जो पाए जाते हैं। तो अगर जोन की बात की जाए तो भारत में अगर जोन देखे जाए, भारत में अगर भूकंप क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, देखो। सबसे पहले तो हम भारत का नक्शा बना लेते हैं रफली थोड़ा, यहाँ पे। ये है हमारे भारत का नक्शा, थोड़ा कमज़ोर सा बन गया है, 1 सेकेंड। ठीक है, और ये है आपका ठीक है, ये थोड़ा रफली मैप है हमारे भारत का। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको 5 जोन देखने को मिलेंगे। तो जोन हम 5 की बात करें सबसे पहले, ये सबसे डेंजरस होता है। ये जोन 5 की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावित होता है, सबसे सर्वाधिक, इसको नोट डाउन करते जाना, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है ये जोन 5। अब जोन 5 में क्या है, आपको अगर रेक्टर स्केल की बात की जाए, कितने रेक्टर स्केल पर यहाँ पे आपको भूकंप देखने को मिलेगा, समथिंग 8.5 रेक्टर स्केल पे आपको मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। तो भारत में ये कहाँ कहाँ पाए देखने को मिलता है, तो आपको कश्मीर वैली में देखने को मिलेगा, कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली में देखने को मिलेगा। और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको कुमाऊं हिमालय में देखने को मिलेगा, जो उत्तराखंड का क्षेत्र है कुमाऊं हिमालय, यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। जो पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पे, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को, यहाँ देखने को मिलेगा। ये सारे क्षेत्र के हैं, ये सारे क्षेत्र आपके जोन 5 में आ जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, ये अंडमान एंड निकोबार है। कच्छ एरिया में देखने को मिलेगा, ये आपका सौराष्ट्र क्षेत्र है, ये कच्छ एरिया है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। कच्छ में देखने को मिलेगा, आपको सौराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिलेगा। भुज में सबसे ज़्यादा भूकंप आया था, 1% GDP का लॉस हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ सब आप नर्मदा वैली में देखने को मिलेगा, जो नर्मदा रिवर है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जोन 5 का भूकंप। अब जोन 4 की बात करते हैं। जोन 4 भूकंप आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन कंपेयर टू 5 जोन के थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे तबाही देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपको मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं मैदानी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ना, गंगेटिक जोन, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये वाला क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, जोन 5। और जोन 5 से सटे हुए जो भी क्षेत्र हैं,
वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा जोन 4। जोन 3 की बात करें, अगर जोन 3 की बात करें तो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है। तो ये कैसा है, ये आपको कृष्णा गोदावरी रिवर डेल्टा है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, इनके डेल्टा हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जोन 3 का आ जाता है आपका भूकंप क्षेत्र, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जोन 3। वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पर जोन 3 देखने को मिल जाएगा, वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको जोन 3 देखने को मिल जाएगा, राजस्थान वाले पार्ट पे। और भी जगह देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अब हम जोन 2 की बात करें, इससे कोई विनाश नहीं है, सुरक्षित है ये बिल्कुल। ये भी 3 भी सुरक्षित है, ये सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। जोन 2 में ये आपका वेस्टर्न कोस्ट में ये भी देखने को, कोरोमंडल पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोरोमंडल है, ये यहाँ पे जोन 2 आ जाता है आपका। वहीं जोन 1 की बात करें तो जोन 1 किस में आ जाता है आपका, जोन 1 की बात करें तो इसमें रांची, प्लेटू, ये सब आ जाता है। ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सर्वाधिक सुरक्षित है, सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र है ये। इसमें रांची, प्लेट्यू ये सब आ जाते हैं, जो पठारी क्षेत्र हैं वो आपके आ जाते हैं जोन 1 में। जैसे दिल्ली आपका जोन 4 में आ जाता है, सुरक्षित नहीं है इतना कंपेयर टू बाकी इधर हैं जो उनसे सुरक्षित नहीं है, लेकिन 2nd नंबर पे आता है। जोन 4 में आपका दिल्ली आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम वल्नरेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि भारत में इसकी तो चलिए यहाँ पे अब ये देख लेते हैं भारत की बात कॉन्टेक्स्ट में बात करें। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लगभग 60% लैंड, जिसे कह सकते हैं भूभाग, भारत का 60% भूभाग, लगभग 80% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो क्या है, वो भूकंप से प्रभावित है। क्या है, वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में रहती है। आपको भूकंप प्रभावित क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे 60% भूभाग और 80% आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉपुलेशन है वो भूकंप क्षेत्र में रहती है, और ये भूकंप क्षेत्र पाया जाता है 60%। 2001 में भुज में आया था गुजरात के भूकंप, बहुत ही तगड़ा भूकंप था, इमारतें बहुत ज़्यादा ढह गई थी, बहुत ज़्यादा जान माल का हानि हुआ, 1% जीडीपी का समथिंग लॉस देखने को देखा गया। तो ये था हमारा अर्थक्वेक का, हमने पूरा टॉपिक अच्छे से कवर किया। क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सब पे हमने थोड़ा डिस्कस किया कि क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे भूकंप से आपके रेक्टर स्केल पे वहाँ पे रख देगा मैग्नीट्यूड मेजर बाय द मर्केली स्केल, जो परिमाण है वो आपका मर्केली स्केल पे नापा जाता है, मेज़र किया जाता है, नहीं वो आपका किस पे मेज़र किया जाता है, रेक्टर स्केल पे। इंटेंसिटी मेज़र की जाती है, जो तीव्रता है भूकंप की उसको मेज़र करते हैं। और तीव्रता क्या होती है, जब डायरेक्ट जो लॉस होता है सरफेस पे कि कितना लॉस हुआ, कितनी हानि हुई, तो वो मेज़र करते हैं इंटेंसिटी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे रख दिए जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज रख दिए जाएंगे, परिणाम पूछ दिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये तो आपकी जानकारी के लिए था, लेकिन जो क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं, जैसे पी वेव का शैडो जोन एस वेव के शैडो जोन से छोटा होता है, ये जो की पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।